बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, पीटीआई की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के अरकान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दायर कर दी गई है, जबकि बानी पीटीआई की जानिब से कहा गया है कि तहरीक अदम एतमाद समेत किसी भी मसले पर पीपल्स पार्टी से कोई बात नहीं होगी। नवाज शरीफ साहब की जानिब से भी कहा गया है कि आवाम की परवाह करे, रिलीफ के लिए जो कुछ भी करना पड़े आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आज जो है पीटीआई की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के अरकान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दायर कर दी गई है। ये जी मेरा नहीं, मैं ज़्यादा इसके ऊपर कोई तबसरा नहीं करना चाह रहा। मेरे ख्याल से बहुत ही नॉन इशू है और ये एक मुल्क जो है उसमें इतने सारे बहरानों के दरमियान ये इंतहाई एक नॉन, मेरे लिए कोई नॉन इशू है। माजरत के साथ ये रोज़ पिटिशनें आएंगी, उन पे बेंच बनेंगे, उन पे ये होगा, उन पे होगा, तो ये मेरे नज़दीक कोई इशू नहीं है। इशू जो है वो एक तो 3-4 बातें हैं जिन पे आज मैं बात करना चाहूँगा। एक तो ये है कि जो बन्नू के अंदर अफसोसनाक वाक़यात की खबर आई है और उसमें जो है वो अब एक तहकीकाती कमीशन बैठा है और उसमें देखें 4-5 इश्यूज एक साथ हो ना, 4-5 यानी आप कहें कि बहरान एक साथ मौजूद हों। अब एक है माशी बहरान, एक है सिक्योरिटी क्राइसिस, और केपी के जो खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं उन्होंने इतना सफ़र किया है ये पिछली कई दहाइयों के दौरान, क्योंकि एक इलाका दरमियान में आ गया ना बीच में, और पहले वहाँ पे जनाब ये पहली सोवियत, मतलब एक कॉन्टिन्यूटी है। मुझे नहीं पता उनकी कौन सी जनरेशन्स हैं जो इस तमाम सूरत हाल को भुगत रही हैं, जो कि 70 की दिहाई से या 80 की दिहाई से। तो वहाँ पर और इंतहाई खूबसूरत और प्यारे लोग और अच्छे इलाके। अब मसला ये है कि एक है माशी बहरान, एक है सियासी बहरान, एक है अच्छा माशी और सियासी के साथ एक है दहशत गर्दी। अच्छा, दहशत गर्दी की दो किस्म, एक किस्म वो है जो कि अंदर कहीं पनप रही है और मतलब हर माशरे में होती है, दहशत गर्द क्रिमिनल्स होते हैं। एक वो है जिनको बाहर से सपोर्ट मिल रही है। अच्छा, अब वो सारा मिलजुल के वो एक ऐसा एक मुरक्कब बन गया है कि जिसमें आप ढूंढते रहेंगे यार ये कौन किधर है, क्या है कौन। मेरे को बहुत से लोगों से आज बात हुई, बड़े अफसोसनाक मनाज़र देखने में आ रहे थे कि भाई अमन मार्च में लोग जा रहे हैं तो पुलिस फायर कर रही है, कोई सिक्योरिटी फोर्स फायर कर रही है, उधर से लोग गोली चला रहे हैं, उधर से क्या हो रहा है। वो इतने मुख्तलिफ जो लोग वहाँ पर, असल बात यह है कि सानिया हुआ। अच्छा, अब अगर आप देखें ना तो इसमें से हर चीज़ को आप अलग अलग करके देखें। अब अलग अलग करके जब करें और फिर उसके बाद आप देखेंगे ये कैसे कनेक्ट होते हैं मामला। पहले मैंने कहा ना अलग करें, लोग माशी तौर पे परेशान हैं। एक सियासी बहरान है, वहाँ पे तहरीक इंसाफ के या मौलाना फजलुर रहमान साहब ये जमाते हैं वहाँ पे। उसके बाद जो है वो इसके साथ आप जोड़ दें जो बरसा बरस से एक दहशत गर्दी और वो दरमियान में लोग आए हुए हैं और उनके जो उन्होंने मतलब बड़े प्रॉब्लम्स रहे हैं। फिर वो है कि अभी जो सरहद पार से मामला चल रहे हैं, ख़ानदान उधर हैं इधर हैं सारे। तो अब आप उन लोगों के ज़रा जहन से सोचें कि वो जो वहाँ मौजूद लोग हैं वो उन पे क्या गुजर रही है, और उसके ऊपर जो सबसे ऊपर चीज़ आ गई हुई है ना, वो आ गई हुई है आपकी सियासी पॉलिटिकल टर्मोइल। क्योंकि ये इससे पहले भी होता रहा है, ये वहाँ के लोगों ने बड़ा मतलब है कि एक बड़ी क्लैरिटी के साथ, आप यकीन करेंगे, मैं मुशर्रफ साहब का जब ये स्टार्ट हुआ ना वॉर ऑन टेरर पहला दिन, तो जब ये अल्फाज मतलब कारपेट बॉम्बिंग और ये सारा अफगानिस्तान पे हुआ, तो इत्तेफाक से मौका मिल गया था मुझे उन दिनों में बात करने का। शुरू में मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, और उस वक्त जो है वो ये वॉर ऑन टेरर यानी ये जितने साल चला है मामला, ये सो कॉल्ड वॉर ऑन टेरर, जो भी फसाद था जो भी था, इस दौरान सोशल मीडिया नहीं था।
तो एक बड़ी क्लैरिटी के साथ आपको इल्म होता था एक्चुअली कि क्या सही और क्या गलत है। अच्छा, अगर सरकारी तौर पे भी एक बात गलत बयान होती थी ना, तो उसको पता चल जाता था कि ये गलत है और ये सही है, और हम बहस करते थे आके, और हम कायल हो जाते थे, और या दूसरी साइड कायल हो जाती थी, क्योंकि दो तीन पॉसिबिलिटीज होती थी ना, यहाँ पे ड्रोन अटैक हुआ है, नहीं हुआ, क्या हुआ है, कैसे हुआ है, बड़ी क्लैरिटी के साथ कौन से बंदे कहाँ छुपे हुए हैं। उधर से हजारों, मुझे नहीं पता अभी ये जो इनखला हुआ है अफगानिस्तान का तो कितने लोग यहाँ आए, मगर उस वक्त जो यहाँ से लोग गए थे और जो वहां से उसके बाद लोग आए, अभी तो जब 9/11 के बाद, इस वक्त तो फिर कोई सिस्टम था, उस सिस्टम ही नहीं था। यहां से सूफी मोहम्मद साहब चले गए और फिर उसके बाद वहां से जो वापस लौटे और फिर उसामा बिन लादेन और ये सब निकल के आ गए ना वहां से बेशुमार लोग, तो उस वक्त तो कोई सिस्टम ही नहीं था। उस वक्त किसी किस्म का कोई, आप समझें कि कोई यहाँ पे सर्वेलेंस और ये और वो यानी वो जो सिविल मिलिट्री की जो उसमें जिन्होंने देखे सारे मामलात, वो भी हयात हैं, वो जानते हैं इस बात को जो मैं कह रहा हूँ। और वो उस वक्त इतना मुश्किल था, लेकिन उसके बावजूद जो है वो सही और गलत के दरमियान एक बिल्कुल एक तफरीक सब कर लेते थे। और इवन जो पहला मुआहदा हुआ है या उससे पहले के हालात, और फिर सारा, मैं तो एक वो तो नज़रों के सामने चीज़ें सारी, और इतना ब्लर हो गया है। और मैं कहता हूँ ना, शुक्र है। अच्छा, ये पूरी दुनिया के लिए बड़ा एक वो है कि ये पता चला उस वक्त 70-80 किस्म के सोशल मीडिया अकाउंट्स होते, कहीं कोई बात कर रहा होता, कहीं कोई बात। और मैं आपको सिर्फ ये बताऊँ, जब ये हुआ ना 17 दिसंबर, मैं अभी आता हूँ वापस, लगा 17 दिसंबर 2010, 17 दिसंबर 2010, ये बड़ा तारीखी दिन है। मोहम्मद वाजी, हमारे पाकिस्तान में तो पाबंदी लगी रही ना इन दिनों में, यहाँ तो और बड़ा अच्छा हुआ, पाकिस्तान के मीडिया ने और कई दुनिया के मीडिया ने इसको नहीं दिखाया। पाकिस्तान में तो चैनल्स अनऑफिशियली बैन हो गए थे। पाकिस्तान उन मुल्कों में से है जिनमें ये बैन हो गए थे, ये मनाजिर बैन हो गए थे, ठीक है। कई टीवी चैनल्स पाकिस्तान में जो मिडल ईस्ट के चैनल्स और लोकल चैनल्स बंद हो गए थे पाकिस्तान में, और न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के कई मुल्कों ने बंद कर दिया था कि क्या हो रहा है, क्योंकि इतना बड़ा फसाद था। ये मोहम्मद वाजी जो है, यंग नौजवान बच्चा, वो तो बहुत दफ़ा जाना हुआ वहाँ पे ट्यूनीसिया। मैं ट्यूनीसिया में नहीं था उस वक्त, लेकिन मैं जब इजिप्ट में अगले महीने ये हुआ है, महीने 2 महीने बाद सारा शुरू हुआ है, तो मैं इजिप्ट में था। तो इजिप्ट और ट्यूनीसिया की कहानी है। तो मोहम्मद वाजे, यहाँ विकी लीक्स आई थी उसी वक्त, उन्हीं दिनों में। तो विकी लीक्स के बाद वो वहाँ मज़ीद एक लोगों में पैदा हुआ था कि भाई हमारे रूलर्स की वो सारा आगे पीछे। वो सब्ज़ी का ठेला लगाता था, वो ठेला लगाता था लड़का, और रोज़ जाता था और एक मतलब उसको रिश्वत देता था, और सब्ज़ी रिश्वत पुलिस वाले और सिक्योरिटी वाले। फिर एक दिन उसको गया, रिश्वत मांगी, उन्होंने उसके पैसे नहीं थे, तो एक खातून पुलिस ऑफिसर थी, उसने थप्पड़ मार दिया उसके मुँह पे, मोहम्मद वाजे। वो आया, उसकी बेइज्जती हुई ना सबके सामने, वो खातून पुलिस ऑफिसर ने थप्पड़ मार दी। वो आया, उसने चौक पे खड़ा होकर आग लगा दी अपने आप को, अरब स्प्रिंग शुरू हो गई। उसके बाद क्या ट्यूनीसिया, तो क्या इजिप्ट, तो क्या दुनिया एक। और फिर वो शुरू हुई, उसका ऑर्गेनिक स्टार्ट था, लेकिन फिर उसके बाद फ्यूल डलना शुरू हो गया। और मैं जब कोई 2013-14 में एक बड़े फोरम पे मौजूद था, तो वहाँ पे मुझे पता चला कि जब इजिप्ट में हुस्न मुबारक, क्योंकि जब इजिप्ट में हुआ ये सारे मुजाहरे और सब शुरू हुए, तो इजिप्ट में ये उस वक्त तक जो है ये मुख्तलिफ सोशल मीडिया एप्लीकेशन था। तो उन्होंने फिर इजिप्ट में मुझे ये के ऊपर प्रेजेंटेशन, मैंने एक बड़े फोरम में अटेंड की, इंटरनेशनल, उसमें स्पीकर्स थे, मैं सामीन में था। तो वहाँ पता चला कि जी वो जो बहुत सारे अकाउंट्स थे वो इजिप्ट के बाहर से, उन्होंने पूरा एक बड़ा सा चार्ट दिखाया। उन्होंने कहा ये अकाउंट्स हैं, ये इजिप्ट के बाहर से ऑपरेट हो रहे थे। अच्छा, जो इजिप्ट के बाहर से ऑपरेट हो रहे थे, तो वहाँ तो अखवान के लोग आए थे, मतलब उसके बाद हुस्न मुबारक जब गए तो अखवान मुस्लिमून का तो बाहर से कोई ताल्लुक, यानी कोई बाहर से तो उनको कोई सब।
लेकिन बाद में अंदाज़ा इस बात का हुआ कि वो जो है वो उसको फ्यूल कर रहे थे, कोई फोर्सेस फ्यूल कर रही थी उसको कि यहाँ पर मज़ीद आग लगे, आग फैले, ये हो क्या हो। और कई मुल्कों ने तो बहुत ही ज़्यादा बचा लिया अपने आप को, जो बच गए उसमें बच गए। यानी आप देखिए ना कि वो उसमें इजिप्ट और यमन, मतलब आज तक नहीं मुल्क नहीं संभल सके उसके बाद, जिन मुल्कों ने नहीं संभाला अपने आप को, और फसाद था बहुत बड़ा, और एक बड़ी मुल्क दुनिया की कुवत उसको सपोर्ट कर रही थी कि ये फैले, फसाद फैले। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, और ये वो थ्योरी है जो प्यूटिन कहता है ना हमेशा, कि जहाँ पर ये ज़्यादा मामलात ख़राब हो रहे हो तो उसको बिल्कुल देखो कि इसके पीछे कौन। अच्छा, इनके यहाँ जो हो रहा है इसके पीछे कोई नहीं है, क्योंकि इशू क्या है लोगों का? बिजली। इशू ये है कि गैस नहीं आ रही। इशू ये है कि जॉब्स कैसे मिलेंगी। इशू ये है कि जनाब उनका जो मैंडेट है, या जो उनको पोलिटिकली उनको गुस्सा है कि भाई क्या हमारे साथ हुआ हमारे इलेक्शन में। ये कहते हैं ना कि वो परफेक्ट स्टॉर्म होता है किसी भी दहशतगर्द कुवत का, कि वो आपके फॉल्ट लाइंस तलाश करके उसके अंदर वो बीच में, ये मतलब ये तो एक आइडियल रेसिपी होते हैं ना, कि ऐसे हालात हों, कहीं पॉलिटिकल सियासतदान आपस में लड़ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन उधर है, फलां उधर है, वो पिटिशनें लग रही हैं, एक हंगामे, आइडियल सिचुएशन होती है कि आप इस वक्त दहशतगर्दी किसी जगह, किसी माशरे में, किसी मुल्क में दहशतगर्दी फैलाते हैं, और उसके बाद ऐसा एक कन्फ्यूजन बना दिया, इसने उसको किया, उसने उसको किया, तो अब वो आपड़ धापड़ में मैंने आपसे कहा ना, ये तो आज इंक्वायरी केपी गवर्नमेंट ने बना ली है, लेकिन मैं उसको सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि ये उस वक्त तक आपका सिक्योर, और मैं आज की तो मैंने थोड़ी सी बात लंबी कर दी है, मैं रोज ही कह रहा हूं कि सारी चीजें आपस में इंटरलिंक्ड हैं। पॉलिटिकल टर्मोइल, आपका सिक्योरिटी क्राइसिस, और आपका जो है ये सोशल अनरेस्ट। अब ये जो केपी में हो रहा है, ये तीनों इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं। सोशल अनरेस्ट है, लोग परेशान हैं, वो सफेद झंडे लेके निकले हुए हैं, दहशतगर्दी खत्म करो, ये करो। उसके बाद पॉलिटिकल टर्मोइल है मुल्क में, और साथ जो है वो उसके सिक्योरिटी क्राइसिस है। अब उस सिक्योरिटी क्राइसिस के अंदर मुझे ये बताएं, हम बुरा भला कह रहे हैं ये अलकायदा और टीटीपी को, हम क्यों कह रहे हैं बुरा भला उन्हें? मतलब वो तो अपना काम कर रहे हैं, वो काम नहीं करेंगे अपना तो कौन करेगा? ये तो आइडियल, उनको आपने आइडियल प्लेट में रख के माहौल दे दिया है, तो इस वक्त भी नहीं करेगा कोई दहशतगर्द, तो कब करेगा वो? उसकी भी तो कोई जॉब असाइनमेंट्स है ना, तो आपने उसको प्लेट में रख के दे दिए कि देखें जी यहां पर ये हालात मुल्क के बने हुए, तो क्यों नहीं करेंगे वो दहशतगर्दी? मतलब आप तो अपनी नजर कोस रहे हैं ना उनको, वो तो अपना काम करेंगे, क्योंकि आपने टर्मोइल इतना क्रिएट किया हुआ है मुल्क में, तो और इंटरलिंक्ड है सारी चीजें। और कहते हैं ना वो फॉग ऑफ वॉर, कुछ नहीं समझ में आ रहा, उधर से वो, उधर से वो, उधर से वो, उधर से वो। और बड़ा अच्छा हुआ कि वो जो केपी गवर्नमेंट ने कि जी हम इस पर इंक्वायरी कमेटी बैठेगी और सारे करके रखे, और आपस में उनका सब सिस्टम जिरगा, इससे ज़्यादा उन्होंने केपी के लोगों ने माजी में देखा हुआ है दहशतगर्दी और ये, और आपस में बड़े और वो सुकून, असल क्या है कि सुकून आ जाए, और नंबर 1, नंबर 2 ये पॉलिटिकल टर्मोइल ख़त्म हो, नंबर 3 के वो बिल्कुल टारगेटेड, जिसको कहते हैं ना कि आप इंटेलिजेंस बेस के जी कौन से दहशतगर्द हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं, उनके साथ लिंक्ड है फिर माशी दहशतगर्दी, क्योंकि वो जनाब कहीं से पैसा स्मगल हो रहा है, कहीं से आटा स्मगल हो रहा है, कहीं चीनी, और गैंग्स तो यही है ना, और जराइम पेशा ये जराइम पेशा नासिर हैं, ये अपने ऊपर लिबादा उड़ लेते हैं, फलानी जमात और फलाना आगे भी बेसिक ये जो जितने अब क्या मतलब टेररिज्म का कोई ताल्लुक इस्लाम के साथ बन रहा है, ये कोई इस्लाम का एजेंडा? बुनियादी तौर पे ये सारे ठग्स, फ्रॉड ही है, 2 नंबर लोग, लेकिन इन्होंने ऐसा रखा होता है कि वो जनाब हो आपको लगेगा कि जी, और वो गैंग्स हैं, और सारा उसका मसला इसके साथ आपकी माशी दहशतगर्दी के साथ। तो मैं इसीलिए कहता हूँ ये इंटरलिंक्ड हैं आपस में चीज़ें, इनको जल्द से जल्द जो है, ये 3-4 इश्यूज हैं, बाकी क्या इशू, ये कोई इशू है कि बेंच बन गया उसका, खुदा का वास्ता, बस लोग मतलब अभी बेजार नहीं हुए लोग एक बेजार, एक थकावट नहीं हुई लोगों को, उसका बेंच बन गया तो उसका ये हो गया, तो वो जज उधर चले गए, तो जज ये ज़रा बराए करम ज़रा सब एक सुकून से मुल्क को ज़रा आगे चलाएं। और अब ये देखें ना कि ये जो, यानी मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि इसको कुछ लोगों ने बड़ा अच्छा डिस्कशन किया है, कुछ चैनल्स पे बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ है,
ये जो गौहर एजाज सब इशूट है IPPs का, जी। और हैरान कौन इशू है कि वो जो इशू मतलब वो गौहर, अच्छा ये पता तो था मगर अब वो गौहर एजाज साहब ने जो कि बात की है तो वो जो उसके वजन पड़ गया है कि 4 IPPs को बिजली की पैदावार के बगैर ही माहाना 4 IPPs को बिजली की पैदावार के बगैर ही माहाना 10 अरब रुपए दिए जा रहे हैं। बिजली की पैदावार के किन की IPPs हैं? तो कौन सी IPPs हैं जो 10 अरब रुपया बगैर बिजली की पैदावार के दिए जा रहे हैं? और ये पता नहीं कितने सालों के बाद, कितनी दहाइयों के बाद इंकिशाफ हो रहे हैं। कौन से लोग हैं और क्यों यहां पे, मतलब इनके लिए कोई आर्टिकल 6 नहीं है, इनके लिए कोई बैन नहीं है, मतलब इनके लिए कोई कानून साजी भी नहीं है, इनके लिए कोई सुमोटो नहीं है। हम अंदाजा लगाएं। तो ये इस इशू पे डिबेट हुई, जो मैंने आपसे कहा ना कि वो अवैस लगारी साहब भी आए, बाकी लोग आए, और ये आपका इशू, इनको पकड़े, इनको मतलब क्या इसको क्या करना है इनका? कौन लोग हैं ये? अभी इशू उठा हुआ है ना, तो इसको उठा के किसी मंतकी अंजाम तक, कोई शहबाज शरीफ साहब, कोई अदालत, कोई बाकी लोग, कोई इसको करे ना, इसको या कोर्ट में ले जाएगा वो गलत बात कर रहे हैं गौहर एजाज। तो ये इश्यूज हैं हमारे, ये प्रॉब्लम्स हैं, इनको हमने डिस्कस करें आप कि भाई करप्शन कहाँ हो रही है, लीकेज कहाँ हो रहा है, आपने रिफॉर्म्स कैसे करनी है, मामलात कैसे हल करनी है, क्या है। अब KP जो है सिर्फ क्या खान साहब का है या मौलाना साहब का है, नवाज शरीफ साहब का नहीं है, हमारा नहीं है। सिंध या पंजाब एक जगह पे होती है तो उस हुकूमत पे डाल देते हैं, उधर डाल देते हैं, ऐसे अब एक रौला पे डाला हुआ है मुल्क में, खब डाली हुई है। तो सिस्टम नहीं अगर चल रहा, और नहीं चल रहा, तो बैठ के आपस में इसका कोई हल निकाल के आगे बढ़े। सिस्टम तो गया है ना, खत्म हो गया है, इसको छोड़ दें, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ के दफना के दराज दफना। अब आगे कैसे चलना है, यहां से बात करें और उसमें मेच्योरिटी दिखाएं कि भाई आप इसमें मजीद इंतशार क्यों फैला रहे हैं। अब बैठे आपस में सारे लोग, शायता खान अब्बासी साहब, अच्छा ये सारी शख्सियत एक ही बात तो कर रहे हैं कि सिस्टम को ठीक है। अदालतें भी कह रही हैं। अच्छा अब आप जरा तसव्वुर करें, अदालत एक बात कह रही है, इलेक्शन कमीशन कुछ और कह रहे हैं। यानी कहीं ये तमाशा देखा है आपने? पार्लियामेंट कह रही है ऐसे होगा, वो कह रहा है। एक ही आईन है, ये एक पेपर है, उसको कोई इसको इंग्लिश में पढ़ रहा है, कोई उसको उर्दू में पढ़ रहा है, कोई उसको अरबी में पढ़ रहा है। वो भाई मतलब एक ना कोई मैसेज अच्छा जा रहा है। इससे निकलें। देखें ये KP के हालात आज जो है वो ऐसे हैं कि जिस तशवीश है और बड़ा दुख है, अफसोस है, लोग परेशान हाल हैं, बता लें और ये क्या वाकया हुआ क्या। इसको आज नहीं रोकेंगे, फिर आगे किसी और शक्ल में आएगा। कभी अटैक्स होते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस पे, कभी जनाब वो कोई अलकायदा का निकल आता है कहीं से, कॉल उसकी ट्रेस हो। और मैं आपसे कह रहा हूँ क्यों ना करें वो, हम उन्हें क्यों बुरा कह रहे हैं? हम वो क्यों ना कोसेंगे, उनको प्लेट में रख के हम एक माहौल ऐसा प्रोवाइड कर रहे हैं जहां पे पनपती है दहशतगर्दी। आपने ये नहीं, मैं आपसे कहा ना वो मोहम्मद वाजी वाला, मतलब एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई जो ऑर्गेनिक थी और उसके नतीजे में फ्यूल डाल के उन्होंने कहा कि ये पूरी जनाब अरब दुनिया के अंदर एक फितना फैला दो, और बाद में कई साल बाद पता चलता है कि स्पॉन्सर्ड बाय समवन। तो इशू ये है कि अब वो आपने अगर यहां पे इसको कंट्रोल करना बड़ा जरूरी है। इतना एक हमारे फॉल्ट लाइन्स हैं मुल्क में, बहुत सारे इश्यूज हैं, और खुदा का शुक्र है कि ये कल धरना खत्म हुआ, बाकी इश्यूज खत्म हुआ। अभी रौला बैठे बैठे डाला हुआ है अदालतों का, बैठ के बात करें आपस में। मैं रोज गुजारिश करता हूँ। और सिस्टम नहीं चल रहा, अब सब मान रहे हैं नहीं चल रहा सिस्टम, धबड़धूस हो गए उसके, धबड़धूस का भी अब उसका यानी क्या मैं आगे उसके कुछ ऐड करूँ, उसका वो खत्म हो चुका है, ये मर चुका है सिस्टम। इससे अब आगे मुल्क ने निकलना है। बैठें, बुलाएं, कोई APC कॉल करें, कोई कुछ करें, वो सब ने अपनी अपनी चीज, कोई ही नहीं हिलेगा। और भाई क्या करें फिर, कोई नहीं हिलेगा तो हम क्या करें? मतलब लोगों को जाके हिलाएं, झटके दें, क्या करें? सब ने अपनी पोजीशन ले ली है, कोई झुकने को तैयार हो रहा है। यार खुदा का मानो यार, तो मतलब ये क्या, ये क्या है? तो मसला ये है कि ये सब बैठे आपस में, और जो है ना इसको, ये मसले को मैंने तो शख्सियात के नाम भी ले दिए थे, उनमें से कोई एक कॉल कर ले, जरदारी साहब कॉल कर लें, कोई कॉल कर ले। इस वक्त जो करेगा बिठाने में कामयाब हो जाएगा। वो कहते हैं ना कि वो उसके सर पे जाएगा सारा सेहरा कि भाई इतनी
पोलराइज्ड माहौल में उसने हमें एक रास्ता दिखाया कि आगे क्या, और रास्ता क्या है, आगे हंगर गेम से निकल जाएं, छोड़ देना, बन गए ना, इतनी बहुत कमा लिया, खा लिया, बस ख़त्म करें, आगे निकलें, अब थोड़ा सा मुल्क के लिए भी कर लें। तो बात ये है कि तो मतलब पैसा कमा लिया, अब थोड़ी सी इज्जत भी कमा लें। तो इशू ये है कि अब ये जो है वो ये इशू है, रियासत के 3 इशूज हैं और इंशाल्लाह में से निकल जाएंगे। आइडेंटिफाई हो गया ना, अब देखिए ना, ये केपी का इशू हाईलाइट हुआ, आइडेंटिफाई हुआ, 3-4 तरफ से चीज आई, बुनियादी बात इंसानी जाने गई और फायरिंग हुई। अब ये कि इसकी तहकीकात खत्म, और इससे सबक क्या मिल रहा है आपको कि आपका पॉलिटिकल टर्मोइल, सोशल अनरेस्ट, टेररिज्म, आपस के अंदर इश्यूज सब, और हम कह रहे हैं टीटीपी क्यों नहीं करेगी टीटीपी? अगर ऐसी सिचुएशन होगी कहीं, अच्छा, तो बहरहाल मैं अब इधर ही रुकता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इसको ये यहाँ पर हम ज़रा थोड़ा सा ठंडा हाथ रखें, और ऐसे वाक़यात जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको होते हैं ना, छोटे छोटे छोटे, आपको फिर तलाश करना पड़ता है कि 1 मिनट ठहरो यार, इसको उससे अलग करो, इसको उससे अलग करो, ये कॉम्प्लेक्स। और मैंने कहा ना कि उस वक्त शुक्र है सोशल मीडिया नहीं था, अब तो ये तो ग्रे जोन वॉरफेयर उस वक्त भी बड़ा खौफनाक था, अब तो टोटल उसका कलर ही अलग है ना, अब तो उसका रंग ही दूसरा है, ठीक है। अब तो उसका एक ऐसा रंग है जिसमें मतलब सच जो है वो कहीं और रह गया, उसके ऊपर झूठ आ गया, फिर वो जो मतलब है कि कोई और उसके ऊपर अच्छी चीज़ आ गई, फिर उसके ऊपर कोई चौथी भी लेयर आ गई, फिर लोग उधर हो गए, उधर भटक गए, नहीं ये नहीं था, ऐसे था, ऐसे नहीं था, ऐसे था, ऐसे नहीं था, यूं था, आपस में बहस हो रही। तो ये है कि इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम ये पॉलिटिकल टर्मोइल ख़त्म करें, और आपस में बैठे, इलेक्शंस की सीटें हैं, क्या है उसको, क्या इशू है, ये कोई ऐसे इश्यूज हैं जो हक व बातिल की लड़ाई हो रही है, तो ये इसको बैठ के हल करें, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हल हो जाएगा। अच्छा जी, अब दुनिया के हालात ऐसे हैं ना कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते बहैसियत कौम, जो मियाँ साहब बुला लेंगे तो मियाँ साहब के सर जाएगा, जरदारी साहब बुलाएंगे जरदारी साहब के सर पे जाएगा, ठीक है ना। पीटीआई को हम कह नहीं सकते क्योंकि वो ज़ेर अताब है, देखिए वो बार बार आके कहना कि जी कोई किसी सूरत उनको, हर सूरत उनके साथ ये होगा, भाई औलाद रखें, सुकून चैन, ठीक है ना, सुकून के साथ एक हीलर के तौर पे, एक सोसाइटी में जहाँ पे ऐसे इश्यूज होते हैं ना, वहाँ पे तो हीलिंग टच चाहिए होता है, धमकियाँ गालियाँ इससे वो सब, और वो साइड भी पीछे हो, जो तहरीक इंसाफ की साइड भी 2 कदम पीछे हो, ये साइड सब 2-2 कदम पीछे हट के, उसके बाद जब आप आपने देखा है कई दफा वो दौड़ लगाने से पहले जो है वो थोड़ा सा पीछे हटते हैं, फिर भागते हैं आगे तेजी के साथ, तो आप थोड़ा सा पीछे हटे और दौड़ लगाएं उसके बाद, तो मेरे ख्याल ऐसा करना पड़ेगा इंशाल्लाह, और ये मामला हल हो जाएंगे। अच्छा, अब जनाब आ जाएं उधर, ये क्या हो रहा है, बड़ा चेस बोर्ड, उसमें पाकिस्तान दरमियान में, और सारे जो सिचुएशन है उसका असर हर मुल्क पे हो रहा है, ये पाकिस्तान पे नहीं हो रहा सिर्फ, ये इंडिया, बांग्लादेश, मशरिक़ वस्ता, यूरोप, हर खपे तो लोग समेटते हैं चीज़ों को कि यार इस वक्त हम खराबी ना करें मजीद पैदा। प्रेसिडेंट बाइडन की तबीयत ठीक हो रही है, और उनके जो कोविड की अलामात हैं उसमें बेहतरी आनी शुरू हो गई, और प्रेसिडेंट बाइडन ने दुख का इजहार किया है कि उनके दोस्तों ने और उनके साथियों ने उनकी पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश की है सदारती दौड़ के दौरान। इस मरहले पे अगर उनका एक मुबाहिसा ठीक नहीं गया था ट्रंप के साथ, तो इसका मतलब ये था कि सब फैसला सादर फरमाना शुरू कर दें कि जी बाइडन को हटा दिया जाए दरमियान में से, तो उनको इस बात का दुख है, और ख़ास तौर पे उनको दुख है नैन्सी पेलोसी का, जो कि बहुत मददगार थी उनकी 2020 में, और शायद नैन्सी पेलोसी अभी भी मददगार हैं क्योंकि वो समझती हैं कि ये कैंडिडेट चेंज होना चाहिए, और उससे भी ज़्यादा उनको अफसोस है प्रेसिडेंट ओबामा का। अब प्रेसिडेंट ओबामा जो है वही प्रेसिडेंट ओबामा का तो बड़ा एहसान है प्रेसिडेंट बाइडेन पे, क्योंकि प्रेसिडेंट बाइडेन को तो उन्होंने अपना वाइस प्रेसिडेंट चुना था ना भाई, वाइस प्रेसिडेंट उनको चुना तो वो ओबामा के वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, तो ओबामा ने तो उनको हेल्प किया था 2009 में 8-9 में, लेकिन इस वक्त तो प्रेसिडेंट बाइडेन कहते हैं कि नहीं, इस वक्त ओबामा को पीछे ब्रेन ओबामा का काम कर रहा है। अच्छा, अब ये सिचुएशन अगर पैदा हो रही है वहां पे,
तो इस सिचुएशन में जो है वो फिर मजीद प्रॉब्लम है डेमोक्रेट्स के लिए, क्योंकि प्रेसिडेंट ओबामा का तो बहुत बड़ा साथ एक पार्टी होती है ना, तो सपोर्ट करती है पूरी पार्टी है, डेमोक्रेट्स हैं, रिपब्लिक्स हैं, लेकिन वो आपस में मजीद क्रैक्स हैं। तो प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा कि अगले हफ्ते से वो दोबारा अपनी सदारती कैंपेन शुरू करेंगे, वो टेक्सास में जाएंगे और जगहों पे जाएंगे और अपनी प्रेसिडेंशियल कैंपेन, उनकी तबीयत बेहतर हो रही है और उन्होंने कहा मेरा टेस्ट ठीक आ गया, चौथी डोज उन्होंने ले ली है और वो कहते हैं कि मैं अगले हफ्ते से अपनी कैंपेन दोबारा शुरू करूंगा, और साथ वो नाराज़ हैं और वो अभी तक पीछे हटने पे तैयार नहीं है, जबकि मजीद डेमोक्रेट्स कह रहे हैं कि अब उनसे कि वो हटे, लेकिन अभी तक वो नहीं हट रहे और नाराज़गी का इजहार किया। अच्छा, इसी दौरान जो वहाँ पे एक एस्पेन सिक्योरिटी फोरम है, बड़ा ज़बरदस्त उनका प्रेस्टिजियस, उसे सेक्रेटरी ब्लिंकन ने खिताब किया और सेक्रेटरी ब्लिंकन से ने भी खिताब किया और उससे जैक सलिवन ने भी खिताब किया ये सिक्योरिटी फोरम से। और जो सेक्रेटरी ब्लिंकन ने वहाँ पे बात की है, मैं अगर फर्स्ट स्लाइड दिखा सकूँ यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की, तो सेक्रेटरी ब्लिंकन ने वहाँ पर जो बात की है उस बात में उन्होंने बड़ा तफसील से उन्होंने डिस्कस किया है गज़ा को, यूक्रेन भी किया है, लेकिन अभी हम गज़ा पे फोकस करते हैं और इसराइल पे फोकस करते हैं। और उन्होंने उसमें कहा है कि ये जो मुआहदा है, ये गोल, वो जो फुटबॉल के हवाले से या जो भी उनका सॉकर वॉकर होता है उसके हवाले से उन्होंने कहा कि गोल लाइन के 10 यार्ड की जो लाइन है उसके अंदर पहुंचा हुआ है मुआहदा, गोल के बिल्कुल करीब है। हम जो गोल लाइन के बिल्कुल, वो जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं 10 यार्ड लाइन, एंड ड्राइविंग टुवर्ड्स द गोल लाइन इन गेटिंग एन एग्रीमेंट दैट विल प्रोड्यूस अ सीज फायर, गेट होस्टेजेस, और आगे फिर जाहिर है कि दो रियासती हल होगा तो सारे। लेकिन वो कहते हैं बट, इसमें बट है, और बट के आगे वो फिर बताते हैं कि ये जो है सिचुएशन रियलिटी, उससे सवाल पूछा कि ऐसा नहीं, उन्होंने कहा नहीं, मसला ये है कि प्रेसिडेंट बाइडेन ने फार्मूला रखा था, ये हुआ, ऐसे हुआ, फिर उन्होंने पूरी बात सारी आगे की, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये भी ध्यान में रखें कि ये विद इन, यानी आखिरी, यानी गोल लाइन की तरफ बढ़ रहा है, मुआहदा ख़त्म नहीं हुआ, आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये भी ध्यान में रखें कि जो आखिरी 10 यार्ड्स जो होते हैं किसी भी ग्राउंड में, वहाँ पर जो गेंद आ जाती है, अब देखो ना कितनी टेंशन होती है, उधर से वो जा रहा है खिलाड़ी, वो उसने मारा, गोल कीपर कूद गए, वो 4-5 कूदे, उसने उसको पास करवाया, मतलब आखिर में तो खेल तो सारा उधर होता है ना। तो उन्होंने कहा जी आखिर जो ये है ये सबसे टफ है, लेकिन हम गोल लाइन की तरफ जा रहे हैं। सेक्रेटरी ब्लिंकन की इस स्पीच के बाद जो है वो फौरी तौर पे थोड़ी चंद घंटों के बाद वो जैक सलिवन आए, उन्होंने भी बात की और उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते जो नेतन्याहू तशरीफ ला रहे हैं, तो उम्मीद तो ये है कि प्रेसिडेंट बाइडेन ठीक हो जाएंगे, उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी उस वक्त, और मुलाकात का एक ही फोकस होगा, और वही अब नेतन्याहू की जो दुआएं थी, नेतन्याहू चुपके चुपके कर रहा था ना कि बाइडेन को कोविड रहे, बाइडेन को कोविड रहे, बाइडेन ठीक अगर हो गया तो जैक सलिवन ने कहा कि एक ही मौजू होगा, सिर्फ एक ही बात होगी कि बाइडेन को साथ खड़ा करके वो कहेंगे एग्रीमेंट का क्या बना। तो या तो एग्रीमेंट पे पहले इस जंगबंदी करवा के यहाँ पे आओ, क्योंकि वो जो वहाँ पहुंचे हैं तो वो कांग्रेस से खिताब होना है, डेमोक्रेट्स ने कह दिए बाइकआउट करेंगे, रिपब्लिकन्स ने बुलाया हुआ है, वो जो ट्रम्प वाली साइड है उन्होंने बुलाया, लेकिन मुलाकात तो अभी तो व्हाइट हाउस है ना, अभी तो प्रेसिडेंट बाइडेन है, बीमार हैं, उनके जो है वो ठीक हो गए, तो वो जनाब पहली मुलाकात करके उन्होंने जो एंट्री मारनी है दोबारा दुनिया के सामने, वो मारनी है नेतन्याहू से मुलाकात में। नेतन्याहू दुआएं कर रहा है कि उस वक्त बुखार रहे, डॉक्टर्स ने उनको ओके कर दिया आजकल में, तो नेतन्याहू साहब जो कि अगले हफ्ते पहुंचेंगे, उनको जनाब व्हाइट हाउस में बाइडेन साहब खड़ा करके साथ, और जैक सलिवन कह रहे हैं एक नुकाती एजेंडा है ये कि जी वो डील, उस एग्रीमेंट का क्या हुआ। अब वो तो बाइडेन और नेतन्याहू वैसे एक दूसरे को पसंद नहीं करते, तो बात ये कि तो ये अपनी जगह पहुंच रहा है मामला, और साथ ही कायरो में दोबारा डायलॉग शुरू हो गया है, और उसके साथ ही एक और शख्सियत बड़ी इंटरेस्टिंग सामने आ गई है आलमी मंजरनामे पे दोबारा, वक्त वाले उसके बाद बात करते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से कहा गया है कि पीटीआई असम्बलियों से मुस्ताफी होने के लिए आमादा है।
जी अगर तो ये बात दुरुस्त है, देखिए बन्नू का जो वाक़या है ना उसने हिला के रख दिया सबको। और ये क्या किसी ऑपरेशन या किसी जो एक मुकम्मल तासुर दिया जा रहा था कि जी एक फौजी ऑपरेशन हो रहा है जिसका कोई फैक्टर नहीं है, ये क्या हम मुतमिल हो सकते हैं? ख़ासतौर पे केपी के लोग, जब तक आप उनके ज़ख्मों पे मरहम ना रखें। और साथ उसके, और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक और बात भी की है कि फसादियों से हम खुद निपट लेंगे। ठीक है, फसादियों से हम खुद, जब तक अवाम, अस्करी अदारे और ये पहले जितने ऑपरेशन हुए इसमें पब्लिक साथ थी बिल्कुल ऐसे, और ये बड़ा ज़रूरी होता है। लॉयड ऑस्टिन हमारे ऑपरेशन इसलिए फेल हुए कि वहाँ पे पब्लिक सेंटिमेंट बड़ा ज़रूरी होता है कि आप दहशत गर्दों को पकड़े, और लोग पकड़ पकड़ के देते हैं कि ये वो बच्चे बताते हैं वो सामने वो छुपा रहा है, वो बॉम्ब रख रहा है, बड़ा ज़रूरी होता है। तो ये जो है ये मौलाना फजलुर, और अभी मैं देख रहा था मियां इफ्तिखार साहब का, उनके तो घर में शहादत हुई, और मौलाना साहब के तो पता नहीं पार्टी के कितने रहनुमा पे मौलाना साहब समेत कातलाना हमले हुए, और इफ्तिखार साहब के साहबजादे। तो इन्होंने बड़ी कुर्बानी है। मैंने कहा ना ये तो सियासी हमायदीन है जो आम लोगों ने वहाँ कुर्बान। और होता क्या था मैं आपको बताऊँ, अभी कल की बात है, ड्रोन अटैक हुआ, 20 लोग निशाना बने, पर खच्चे उड़ गए, वो जी कोई नहीं था, वो नाम किसी का दे दिया ऐसे ही करके, और बाकी जो कोलेट्रल लफ्ज़ इस्तेमाल होता कोलेट्रल डैमेज इतना केपी के लोगों ने। अब उनके हाँ ये अगर सूरत हाल क्रिएट हो रही है तो मुझे बताएं उसमें फिर ये खुद काबू कर लेंगे लोग। शरद पार से क्या हो रहा है, टीटीपी कौन है, ये वो, ये बड़े बाशऊर लोग हैं। लेकिन ये कि ऑन बोर्ड लिया जाए, सबको ऑन बोर्ड लिया जाए। ये मौलाना साहब ने क्या, हम खुद पकड़ के चित्तर मारेंगे, वो खुद बेजार है वो ये दहशत गर्दों से। तो बात यह है कि अगर तो ये असेंबलियां डिजॉल्व हो रही हैं, अगर अभी हम एक बना देते हैं, इनमें है क्या, इन असेंबली क्या है, अगर ये असेंबलियां डिजॉल्व करने पे पीटीआई आमादा हो गई है तो बाकी जमात दोनों फिर बैठ के आपस में खेलते रहें, चला लें मुल्क। तो ये तो मेरे ख्याल से मौलाना साहब और खान साहब ले गए, बाजी ले गए। मैंने कहा ना जो इसमें से इस डेडलॉक को तोड़ेगा इसको आगे निकलेगा। अगर ये बात दुरुस्त है और असेंबलियां तोड़ने में आमादा हो गए, असेंबली तो केपी की है ना, तो ये तो खान साहब की असेंबली, अगर वो असेंबली तोड़ने में आमादा हो गए तो फिर जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब चलाएं मुल्क, बैठ के आपस में कर लें, पहले भी चलाइए रहे, चलाएं, चले जाए सीटें वीटें सारी। तो फिर ये इशू देखें, इस वक्त इशू सिक्योरिटी का है, इस वक्त इशू है ये टेररिज्म और फाइनेंस और मईशत, इशू सीटों का नहीं है ना। ये कि इलेक्शन कमीशन को गालियां दें आप, या जो है कोई भी पार्टी या वो गालियां दे अदालतों को या बाकी अदारों को। तो ये है कि ये इशू है। और मैं यहाँ पे इससे पहले कि इसके ऊपर बाद में बात कर लेंगे, शीला जैक्सन ली 74 साल की उम्र में उनकी वफात हुई। तमाम दुनिया से उनके लिए उनको खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। पाकिस्तान से हम ख़ास तौर पे उनसे मुलाकातें रही, इन्होंने पाकिस्तान कॉकस की बुनियाद रखी। पैंक्रेटिक कैंसर इनको डायग्नोज हुआ तो बड़ी तकलीफ़ में रही। उससे पहले जो पाकिस्तान में सैलाब आए उसमें बहुत फ़ाल किरदार इन्होंने अदा किया। उससे पहले भी बड़ी आवाज़ ह्यूमन राइट्स की, इसकी बड़ा नाम कई कमेटीज़ में थी। और आज पाकिस्तान की तरफ से जरदारी साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने, बाकी सब, खान साहब से भी इनका बड़ा, ये मतलब बहुत ज़बरदस्त खातून। तो इनके लिए बहुत सी हमारी तरफ से इनको खराज तहसीन, और इनके घर वालों से, अहले खाना से, इनके चाहने वालों से ताज़ियत। एक साहब जो है वो पहुंच गए। अच्छा, मैं उन साहब का जिक्र करने से पहले आपको बताऊं कि 110 लोग मारे गए अभी तक बांग्लादेश में, और जेल तोड़ दिए, 850 कैदी छुड़ा के ले गए हंगामे। अब मुझे नहीं पता हसीना वाजिद का क्या बनेगा, या बांग्लादेश तो हमारा बरादर मुल्क है, अल्लाह ताला खैर करे। एक वो तंज का जुमला नहीं होता, रजाकार, वो निकलने की देर थी। उसके बाद वो पूरे बांग्लादेश में नारे लग रहे हैं कि मैं भी रजाकार हूं, मैं भी रजाकार हूं, मैं भी, और आगे लगा रहे हैं। और उन्होंने बाहर जाना था कहीं, दौरे वौरे सारे कैंसिल हो गए, कर्फ्यू नाफिज है पूरे मुल्क में, इंटरनेट बंद हो चुका है, डार्क, पूरा मुल्क डार्क है, स्याही में डूब चुका है पूरा मुल्क। और मैं हैरान हूँ बाज़ दफ़ा कि लोग किस तरह से अपने मुल्कों को, उनके जो रहनुमा है, ये मैं अभी देख रहा था कि ये वाशिंगटन पोस्ट की 15वीं स्लाइड हम दिखा सकें, टोल बांग्लादेश प्रोटेस्ट राइज अबव 100 एज ढाका फॉल्स क्वाइट अंडर कर्फ्यू। बिल्कुल सन्नाटा, और ये बिल्कुल एक ये मतलब है कि बस बर्बाद होना हो किसी ने तो उसके लिए फिर हसीना वाजी टाइप करेक्टर काफ़ी होते हैं।
तो इन्होंने वो आग लगाई बयान से, जबान से इन्होंने तीली छड़ के उसको आग लगाई और बांग्लादेश में अभी। और ये कुछ लोग कह रहे हैं अरब स्प्रिंग, ये मेरे ख्याल से नहीं काबू में आ जाएगा, लेकिन हुक्मरान की ये तो फारिग होंगी, ये तो फारिग हो जाएंगी। फौज ने इनको वो किया हुआ है अपने उसमें हिफाजती इक़दाम हैं, मुल्क बंद है, लेकिन ये इस तरह से आप तंज करेंगे अपने लोगों पे बैठ के। और वो 71 वाले, ये रज़ाकार का लफ्ज़ बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये सबसे पहले इस्तेमाल किया था जमात इस्लामी के लोगों ने। जमात इस्लामी के लोगों ने 71 में इस्तेमाल किया था। बहरहाल मैं उस हिस्ट्री में नहीं जाना चाह रहा, लेकिन वो सारे हम भी रज़ाकार हैं, तुम भी रज़ाकार हो, खालिदा ज़िया की पार्टी उधर सपोर्ट कर रही है मुजाहिरीन को, तो मतलब हसीना वाजिद। अच्छा, दूसरा वो जो बंदा है जो मैं जिक्र कर रहा हूँ, वो अचानक ट्रम्प का जो रिपब्लिकन कन्वेंशन था उसमें एक शख्स आ गए और उनके जो वालिद हैं, उनके वालिद ग्रामी 1968 में जब यानी 68 में उनके वालिद को सदारती इलेक्शंस में वो हिस्सा लेना चाह रहे थे तो उनको गोली मार दी। एक बंदा था 24 साल का नौजवान फ़लस्तीनी, उसका नाम था सीरन। और ये जो साहब थे, ये सीरन है, इसको गिरफ्तार करके लेके जा रहे हैं। तो इसने जिनको गोली मारी थी उनका नाम था रॉबर्ट कैनेडी। और ये जो साहब हैं ये हैं रॉबर्ट कैनेडी। अच्छा, रॉबर्ट कैनेडी जो है अटॉर्नी जनरल थे अमेरिका के, और ये जॉन एफ कैनेडी के भाई थे। तो जॉन एफ कैनेडी के कत्ल के 5 सालों के अंदर अंदर इनका कत्ल हो गया। और ये रॉबर्ट कैनेडी जो हैं ये सदारती इलेक्शंस में वहाँ पे एम्बेसडर होटल में खिताब कर रहे थे, वो कैंपेन शुरू हो गई थी। तो उसके बाद जो है वो उधर से लिंडन अलग हुआ, इधर से साथ ही ओपोनेंट की डेथ हो गई, तो फिर उधर से हर्बर्ट आए, फिर वो भी हार गए, फिर निक्सन, वो जो 68 का बताते हैं ना केओस, निक्सन जीत गए। तो ये अब जो रॉबर्ट कैनेडी के एक भाई तो जॉन एफ कैनेडी, इनके दूसरे जो भाई हैं वो भी सदारती रेस में एंटर होने के लिए गए आगे पीछे, टेड कैनेडी जिनको कहते हैं, उनकी भी डेथ हुई 2009 में। तो रॉबर्ट कैनेडी के जो साहबजादे हैं वो रॉबर्ट कैनेडी जूनियर हैं, और वो इस दफ़ा वो भी इलेक्शन में खड़े हुए हैं। उन्होंने डेमोक्रेटिक ये इलेक्शन इधर उधर देखा कि मुझे कुछ सीट मिले, आगे पीछे उनको नहीं मिल सकी, तो वो जो है वो पहुंच गए जनाब रॉबर्ट कैनेडी। वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे खड़े हैं, उनके पास लेकिन कोई फाइनेंस नहीं है, कोई बड़ी पार्टी उनको सपोर्ट नहीं कर रही है, लेकिन वो भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं। तो ये वही हैं जिनकी कॉल लीक होने की एक वीडियो आई थी थोड़े दिन पहले, एक कॉल लीक हो रही है, बात करें ट्रम्प से, तो ट्रम्प से मुलाकात के लिए पहुंच गए। तो वहां पर ये था कि ये शायद वहां पे ऐलान कर देंगे ट्रम्प की हमायत का। इन्होंने ऐलान नहीं किया, इन्होंने कहा कि नहीं मैं अभी भी खड़ा हूँ, यानी मैं एज अ कैंडिडेट। तो जो एक कैंडिडेट है अब कैनेडी फैमिली को, बहरहाल कैनेडी फैमिली के बगैर तो तारीख पूरी नहीं होती, अमेरिका की भी और दुनिया की भी शायद। तो कैनेडी फैमिली के जो रॉबर्ट कैनेडी जूनियर हैं वो भी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, वो भी खड़े हैं। और अब जो है वो बाइडन एहतियाब हो रहे हैं, कायरो में डायलॉग शुरू हो गया। नेतन्याहू ने अच्छा वो जो पता चला है कि वो 9 मिनट तक वो जो आवारा मिसाइल था जो हुतीज ने मारा था वो डायरेक्ट नहीं आया, इसराइल वाले यमन की तरफ नज़र डाल रहे थे, वो मेडिटेरियन सी के ऊपर आया। 9 मिनट तक उसको इसराइल की एयरफोर्स देखती रही और कहती रही ये कोई कबूतर है, कौवा है, वो उसको ट्रैक करते रहे। उन्होंने कहा नहीं ये मिसाइल हो ही नहीं सकता, ये तो इस तरफ से आ रहा है। वो आके तल अवीव पे गिर गया। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, और मैं सिर्फ आपको ये बताऊं कि इसके अंदर खौफनाक बात है कि वो 9 मिनट तक उसको देखते रहे, और उसको ये 9 स्लाइड अगर हम दिखाएं, ये समझ 3 जो है ये मुझे समझ रहे, सॉरी 6 मिनट तक, वो 6 मिनट तक उसको देखते रहे, और 6 मिनट तक देखते ये समझते रहे कि शायद, यानी 6 मिनट तक ट्रैक करते रहे, फेल टू क्लासिफाइड एज अ थ्रेट। उन्होंने कहा कोई कबूतर है, कोई तोता है, कोई कौवा है, जब तक सर पे गिर के फट नहीं गया अमेरिकन यूएस एम्बेसी के पास तल अवीव में, ये इसराइल को हो क्या गया, तो क्या हो क्या, मतलब देखते रहे ये घूम रहा है, वो तड़ करके गिर गया आके। आयरन डोम भी बंद है, सायरन भी नहीं बजा, वो छोटा सा नन्ना सा मिसाइल उसके, उन्होंने कहा उसको 18 किलोग्राम होता है, उन्होंने 10 किलोग्राम करके उसमें वो ऑयल ज़्यादा, फ्यूल ज़्यादा डाल दिया था ताकि वो लंबा सफर करे। इनको तो 18 का होता है। बहस हो रही थी, टकरा गिर गया। अब नेतन्याहू साहब, एक तो ये जिल्लत, उसकी इंक्वायरी हो रही है कि भाई आप मतलब तल अवीव के ऊपर यूएस एम्बेसी के बिल्कुल कोने पे उनका बंदा भी मर गया, मतलब नॉट यूएस सिटीजन, एक इजरायली सिटीजन 50 साल, वो भी उसकी डेथ हो गई। होटल्स क्रैक हो गए सारे, और 6 मिनट तक एयरफोर्स देखती रही कि ये क्या चीज़ है।
अच्छा, तो अब उसकी इंक्वायरी शुरू हो गई। तो बहरहाल ये पूरी दुनिया में हो रहा है। ये बन्नू के अंदर एक तो ये है कि ऑपरेशन को छोड़ के लोगों को साथ बिठाएं, लोग खुद वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलेंगे, बैठ के जो भी, ये मेरा सजेशन है, बाकी तो मैं फैसला साज तो नहीं हूँ। और उसके बाद हुई जितनी टेररिज्म हो रहा है, जितने लोग हैं दाएं बाएं, मईशत ठीक करें, टेररिज्म को ख़त्म करें जड़ से। टेररिज्म है भी नहीं, ये टेररिज्म पैदा हो गया आपके पॉलिटिकल टर्मोइल की वजह से। आइडियल है ना सिचुएशन में, पहले आइडियल सिचुएशन है, उसकी इकोनॉमी की पॉलिसी बनाएं, ये क्या बात करें, गौहर एजाज साहब की बात सुने, ऐसे और इश्यूज़ को देखें, स्मगलिंग को पकड़ें, रोकें, FBI की इस्लाहात की ये इन्होंने बात की थी अपना शहबाज शरीफ साहब ने, उसको फॉलो करें। बाकी ये इश्यूज़ हैं हमारे मुल्क के, एजुकेशन इशू है, ये इशू है, इस पर बहस छेड़ें, इसके ऊपर कोई अच्छी से अच्छी बात करें। तो बाकी ये उसकी सीट नहीं होगी, उसकी सीट अब असेंबली अगर डिज़ोल्व हो रही है तो ये मतलब ये इशू है ही नहीं। मैंने आपसे कहा ना, ये इशू इस वक्त ये है कि और लोगों में गुस्सा है कि उनका मैंडेट छिन गया है। तो वो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे अकाबरीन जो हैं वो इसको देखेंगे, इस सारे मामलात को। दिल बड़ा अफसरदा है वैसे जो ये वाक़या हुआ है ना बन्नू वाला, और उम्मीद करते हैं कि जो भी ज़िम्मेदारान हैं उनको कैफर किरदार तक पहुँचाएँगे। इसकी इंक्वायरी होगी और ये है कि कल तक देखते हैं कि सिचुएशन कैसे इमर्ज होती है मौलाना फजलुर रहमान साहब के ऐलान के बाद। जी, अगर ये फैसला हुआ तो फिर ये ले गए, फिर दोबारा इसमें बाजी ले गए। इसको तो कहते हैं ठोकर मारना, कहते हैं ना इसको, तो इक़्तिदार ठोकर मारना, अगर ये फैसला किया उन्होंने। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, के साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। जी डॉक्टर साहब, ये मियाँ साहब को फैसला करना चाहिए था, माजरत के साथ मियाँ साहब की हुकूमत थी ना, फैसला उन्हें करना चाहिए था कि इन बंदिशों के साथ उनको ज़रूरत नहीं थी। जो मैं हमेशा कहता हूँ ना, इतनी सारी बंदिशें, चीज़ें, लोग दूसरे घुसे हुए हैं सारे, वो मतलब एक बार एनीवे अब देखते हैं कि क्या उनकी पॉलिसी सामने आती है। अपने दोस्तों रिश्तेदारों को, नवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।